हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज ही आपके सीबीएसई ने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ कर दिया है टर्म 1 के लिए, और वो भी आज हम लोग सोशल साइंस का भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 38 को आपका सोशल साइंस है और आज 28 है। ठीक है, आज पूरी अच्छी तरीके से इसको जान लेते हैं ताकि आपके कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या बोला है क्वेश्चन की, विच सेट ऑफ सिंबल्स नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंटली इज इन कलेक्टिव पेयर्ड। यहाँ पे जो है कुछ एक बॉक्स दिया गया और ये आपसे पूछा जा रहा है जो सिंबल्स हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर से ये कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है। तो लिबर्टी में बोल रहा है रेड कैप ब्रोकन चैन, फिर बोल रहा है जस्टिस में ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ फॉलोइंग पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, हीरोइज्म द ट्राई कलर और रेडनेस ऑफ लाइट स्वॉर्ड। सो आपको पता है हीरोइज्म का क्या होता है, ओक लीव्स। आपको पता है कि हीरोइज्म का ओक लीव्स होता है ना। सो ये इसका रॉन्ग पेयर है, तो आर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये करेक्टली रॉन्ग पेयर मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो, मोस्ट कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 imposed censorship laws which of the following did not want to control through such laws। पी बोल रहा है कि What was written about them, क्यों बोल रहा है तक इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द मॉडर्नाइजिंग इन आर्मी, जो इंक्रीज हो रही थी डिमांड मॉडर्नाइज करने में आर्मी, स्प्रेड हो रही थी आइडिया लिबर्टी फ्रीडम रिफ्लेक्टेड न्यूज़पेपर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है स्प्रेड द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। सो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें से जो है दे वांट टू कंट्रोल सच लॉज, तो वो कौन से कंट्रोल करना चाहते थे लॉज को। सो दैट दे वांटेड टू कंट्रोल लॉज दैट PNR यानी कि व्हाट द रिटर्न अबाउट them and the spread of idea of liberty and freedom reflected in newspaper। तो PNR यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। When France sneezes Metternich once remarked the rest of Europe catches cold, है ना, ये अंकल बहुत ज़्यादा बोलते थे और यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली थी। सो बोला व्हाट डिड ड्यूक मेटरनिक मीन बाय दिस स्टेटमेंट्स, वो क्या बोलना चाहते थे कि फ्रांस स्नीज करता है तो पूरा यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो वो ये क्या बोलना चाहते थे, दैट इज, वो क्या बोल रहे थे, दैट इज फ्रांस नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड अनदर नेशंस। क्यों क्या बोल रहे हैं कि फ्रांस के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो अनदर एम्पायर को भी क्या करते हैं, अनदर नेशंस को भी इंस्पायर करते हैं। सो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और में क्वेश्चन करके दिया गया है कि वाई वाज अ कस्टम यूनियन जोल्वेरिन फाउंड प्रूशिया मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इन 1834। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू एबोलाइज स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, है ना। जोल्वेरिन को फॉर्म किया गया था टू एबोलाइज स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर इन इंडिया पोजेस द हाईएस्ट रिवर्स ऑफ मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। सो वो क्या है, कोस्टल प्लेन, गंगाटिक प्लेन, शिवालिक माउंटेन और छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो आपको पता चल गया होगा इसी से कि वो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे ज़्यादा मिनरल से भरा पड़ा है। फिर बोला ये देखो पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर नीचे ऑप्शन को में से देना है आंसर। बोला झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मिनरल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अरुणाचल जो प्रदेश है वाटर बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों के पास ही नहीं है। राजस्थान जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के पास है बट वाटर रिसोर्सेज नहीं है। कोल्ड डिजर्ट जो है लद्दाख का वो कल्चरल हेरिटेज है बट डिफिशियंट है वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो अब बोल रहे विच ऑफ दी बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज, अब इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है पैसेज को। ठीक है, सो वो क्या है, दैट इज इंडिया हैज इनॉमिनस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, आपको देखना है। असर्शन में बोल रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर बोल रहा है कि रीजन की रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन द इफेक्टिव एंड द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो क्या बोले, रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन द इफेक्टिव एंड द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, that is who are eligible to vote in the presidential election in India। so वो कौन होते हैं, so we all know that is the member of the state of legislative council। कौन है eligible to vote the presidential election, तो वो कौन है, members of state legislative council। ठीक है, ये सारे लोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग, everything would come to end if the legislative, executive and judicial power of the government were be exercised by the same person or authority। मॉन्टेस्क्यू ये बोला था उन्होंने, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट है।
ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि एवरीथिंग वुड कम टू एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट अगर एक्सरसाइज किया गया बाय द सेम पर्सन और अथॉरिटी, है ना। तो कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस कोर्ट को, तो वो कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज बी, सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, पावर शेयरिंग कैन हैव वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल। फिर बोला और रिलीजियस कम्युनिटी हैव डिजर्व सीट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो इनमें से क्या ट्रू है, सो हमको इससे पता चल गया कि ओनली जो पी है यहाँ ट्रू है। ठीक है, ओनली यहाँ पी जो है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन बिलो द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 फिक्शनल कंट्रीज। ठीक है, ईच ऑफ अ पॉपुलेशन 5% की है और आपको पता है कि विच वुड हैव अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इन सारे कंट्रीज में पी एंड क्यू में किसके बीच में रिच और पुअर का डिफरेंस है, आप देख लो गैप ज़्यादा है। सो आप इसे ध्यान से पढ़ो इस टेबल को और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो होगा पी। कैसे, देख लो, पहला पर्सन 9,500, फिर 10,500, 9,800 और इसके आसपास। लेकिन यहाँ देखो ये क्यू में कुछ ज़्यादा अच्छा इनकी इनकम है नहीं, है ना। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, है ना। इनमें से जो है पब्लिक गुड क्या नहीं है। ठीक है, सो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दैट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी इज नॉट अ पब्लिक गुड। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी सब है। स्टेशनरी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को बिलोंग करती है। Which of the following given the correct explanation of gross domestic products, क्या है इसमें से सही, वो आपको बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है, आप अगर सारे ऑप्शन को पढ़ते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे राइट आंसर सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड अप फॉर ऑल द 3 सेक्शन इन 1 ईयर। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is an example of the dependency of the primary sector on the tertiary sector? कौन सा इनमें से जो एग्जाम्पल है डिपेंडेंसी है upon the primary sector on the tertiary sector? क्या बोले, weavers made less money because the shop did not want to sell handloom products. Bank employees could not reach on time due to the transport strike. Dairy and poultry providers suffered and lost when the shop went to strike, है ना। या फिर डी बोला है फार्मर सफर्ड आर लॉस व्हेन द देयर वाज नॉट इनफ वाटर टू ग्रो द कॉटन। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज वो है सी की जो डायरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं सफर्ड लॉस व्हेन द शॉप्स वेंट ऑन द स्ट्राइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ऑब्जर्व करना है ग्राफ को और सही आंसर यहाँ पे आपको मेंशन करवाना है। तो सही आंसर यहाँ पे जो आप मेंशन करवाओगे, पहले इस ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ग्राफ देख लो, मैं इसे छोटा कर देता हूँ इस ग्राफ को। ठीक है, आप देख लिया आपने ग्राफ, आई होप आप इसे पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, जीडीपी ऑफ कंट्री बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी दिया गया है। ठीक है, ये ग्राफ में अब देखो, इधर करोड़ में दिया गया, इधर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का टेबल है। अब बोला है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द ग्राफ। सो यहाँ जो 4 स्टेटमेंट्स इसमें से कौन सा बेस्ट इसको जो है एक्सप्लेन करता है। सो कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है, आप ध्यान से सारे को पढ़ो और आपको मिलेगा सी कि जो प्रोडक्शन ऑफ इन ऑल दीज 3 सेक्टर हैज इंक्रीज्ड इन द मोस्ट ऑन दी टर्शरी सेक्टर, जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है सारे सेक्टर में। ठीक है, अब बोला रीड द पैसेज और 15 से 19 क्वेश्चन तक आपको इसी पैसेज से आंसर देना है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपेरियलिज्म, बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या किया, लीड किया डिजास्टर इन 1914, बट मीनवाइल जो है मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड दैट हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर, जो कि कॉलोनाइज थी यूरोपियन पावर से, इन 19th सेंचुरी बिगेन अपोज करने लगी इंपेरियल डोमिनेशन को। अब जो द एंटी इंपेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट, इन सेंस दे ऑल स्ट्रगल फ्रॉम इंडिपेंडेंट नेशन स्टाइल्स, दे वेयर इंस्पायर्ड सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इन द कन्फर्मेशन विद द इंपेरियलिज्म, Europe ideas, nationalism now replicated for the people everywhere, development of their own specific variety of nationalism, but the idea that society should be organized into nation state came to be accepted, natural and universal। ये पढ़ लिया आपने। अब देखो फिर बोला which of the following aligns the romantic idea of the creating nationalist sentiment among the people। तो वो क्या था, आपने रोमांटिसिज्म वाला अगर पढ़ा है तो इसका आंसर दे पाओगे, दैट इज popularizing the folk tales and the songs and the plays, Das Volksgist, ये सारी जो चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following statement about 20th century European powers is definitely true? कौन सा जो इनमें से स्टेटमेंट 20th century European power के लिए definitely इसमें से true है। So आप ये देख लो, they were introduced in Greek War of Independence, they were actively working in the unification of Germany, they were working together French Revolution, they were fighting against each other in First World War। तो ये इसका right answer हो जाएगा, they were fighting against with First World War। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते 17 पे,
व्हाट डिड द एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट इमर्ज, क्यों एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट जो है इमर्ज हुई थी? फॉर द अपोजिशन ऑफ कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन को क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए। फिर बोला है व्हाट लीड द कोलैप्स ऑफ यूरोप इन 1914, क्या लीड की यूरोप में कोलैप्स ऑफ 1914 को? ये सारे क्वेश्चन जो 19th नंबर तक क्या होगा कि आपके पैसेजेस से आएंगे, ठीक है। तो 18 नंबर का जो आप सही आंसर होगा वो दैट इज सी, द इंटरनल स्ट्रगल अमंग्स द नेशन एंड एक्सपेंड ऑफ देयर टेरिटरी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द 90th सेंचुरी टू डिस्प्ले द पावर ऑफ ब्रिटेन। ये आपके पास मैप है, इसको ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करता हूँ छोटा कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए अब इससे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैप मोस्ट लाइकली अबाउट, ये जो मैप है वो किसके बारे में है, सबसे ज्यादा लाइकली वो किसके बारे में है? सो आप तीनों सेक्शन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और आपको मिलेगा कि सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश रूल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देख सकते हो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रिटिश के पावर को अपॉन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 20 में भी अब आपको क्या करना है, पैसेज को अभी पहले रीड करो ध्यान से। चलो हम भी करते हैं आपके साथ रीड। क्या बोले, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है अराइजिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट people in grassroots governance is regarded as the litmus test for democracy, है ना। political legitimacy जो है वो कैसा है, ग्रास रूट्स है, लाइक अ लिटमस टेस्ट, जैसे कि साइंस में होता है ऑन द, बट वो डाइट ऐसा नहीं है कि जो साइंस में होता है वो लिटमस टेस्ट है, नहीं, उसको इससे कंपेयर किया जा रहा है। ऑन 24th April 1993 इंडिया टुक डिसिसिव स्टेप इन द मीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव द पंचायती राज एक्ट कन्फेंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS through there was long debates and local democracy in the constituent assembly in the first 42 years the republic constitution जो थी reposed trust to the form of government PIRS mentioned only the directive principle of state policies the पंचायती राज। अब आपको ये पढ़ के चल गया होगा सारी चीजें जो है वो किसके बारे में, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इतना मैंने पढ़ दिया, अब क्या करते हैं ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो सोर्स, हियर वी हैव गिवन विद द सोर्स। सो सोर्स में क्या बोला था, इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल अप्रैल 2015 और 2018 द थर्ड टायर। अब यहां से पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन द ग्रास रूट गवर्नेंस रिगार्डेड एज द डिसिसिव टेस्ट फॉर अ डेमोक्रेसी सच एज इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कंट्री स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन द डिसीजन मेकिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने पॉलिटिकल लेजिटिमेटी को किया? बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बाय डिबेटिंग पॉलिटिकल मैटर्स, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाय गेटिंग द ग्रांट्स एंड द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन? सो क्या बोल रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो क्या है, टेकिंग सम पावर फ्रॉम सेंटर और स्टेट से लेकर के उसको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया था, कब, 1992 में ये हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 23, द पंचायत हैज टू फेस अ बाइनुअल एंड द एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। हाउ इज इट रिव्यू अ गुड एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, क्या है ये? आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, बोलता है इट हेल्प द पंचायत टू कीप टैप्स वर्क ऑन द ग्राम सभा, इट इंक्रीजेस इन्फ्लुएंस ग्राम सभा ऑन द पंचायत, इट मेक द पंचायत मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, और बोलता है डी इट्स हेल्प विलेजर कंट्रोल पंचायत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी, इट मेक्स पंचायत मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द मैसेज ऑफ दिस कॉमिक, अब इसे आपको मैसेज निकालना है, यहाँ बोला इक्वालिटी और यहाँ पे देखो ये बोला इक्विटी, ठीक है, यहाँ इक्विटी एंड ये इसको बोला इक्वालिटी। तो ये क्या, इसको बेस्ट समराइज आप करोगे, ठीक है। ABCD ध्यान से पढ़ो, बोला वी शुड टेक सम रिच एंड पुअर फ्रॉम रिच टू गिव पुअर, रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, providing equality opportunity, equal good things, those who are most disadvantaged should ideally get most help, ये इसका बोल है डी।
अब ये चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जो राइट ऑप्शन यहाँ निकल के आएगा, बोलेगा डी, दैट इज दोज हु आर मोस्ट डिसएडवांटेज शुड आइडियली गेट मोस्ट हेल्प, उसको ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए। फिर से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैसेज आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे पॉज कर सकते हो इस वीडियो को और इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्या बोला, जो टर्म लेबर जो है डिनोट कर रहा है एनी फिजिकल मेंटल वर्क डन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंसिडरेशन, सो लाइक दिस, ये कुछ एक्ट की बातें हो रही हैं, जैसे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा ये सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जॉब सिक्योरिटीज एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे सारी बात हो रही है, आप इसे पॉज करके इसके ध्यान से पढ़ सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अब ये देखो, ये यहाँ तक पैसेज है, ठीक है। अब आपको यहाँ से आंसर देना है। सोर्स में क्या बोल रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इशूज एंड चैलेंजेस नीराज एंड द मैन्यर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द रिसर्च एंड द एनालिटिकल रिव्यूज वॉल्यूम 4 इशू 4, और ये सारी जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है पैसेज के रिलेटेड, और ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रही है। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो वो क्या होता है, आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है ना, दैट इज विल बी नथिंग योर अनपेड वर्क, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनपेड वर्क भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनरेगुलेटेड सेक्टर, दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स, वो क्या, the employee can as many work as they want, they are mandated to provide paid leaves to works, they are not bound by the government laws and protect workers, they are allowed to discriminate among the workers as per law, so इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, they are not bound that government laws protect the workers। question number 27, according to this study, this country is currently in a phase of informalization of formal sector, how can this happen, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो कैसे हो सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के बारे में बोल रहा है, गवर्नमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर, कंट्री, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हो पॉज करके। मैं इसको आपको राइट आंसर बताता हूँ, दैट विल बी योर कंट्री हैज़ सीन अ फॉल इन द फॉर्मल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, तो इसका जो डी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन कंट्री, सो वो क्या है, दैट इज ग्रेट डिमांड्स फॉर सर्विसेज, क्या यही है, सो वेरी गुड, सो यही है इसका राइट आंसर, ग्रेट डिमांड्स फॉर सर्विसेज, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर बढ़ रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी में ग्रोथ होगा तो टर्शियरी में ग्रोथ होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो क्या है अनऑर्गेनाइज का, तो दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रीट विंडोर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट आपके पास दिया गया, फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप में पहले सीरियल्स दिया गया, फिर इधर राइस वीट, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हमको पता है ये मिलेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं, जिसमें सो यही बॉक्स में क्या हो जाएगा, मिलेट्स है ना, वो क्या हो जाते हैं, मिलेट्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी एग्रीकल्चर चैप्टर में, वो क्या है, मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31 क्या होता है, दैट इज क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इन दोनों में क्या कॉमन है, सो क्या कॉमन है इन दोनों में, सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है, दोनों में लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको देखिए ध्यान से, इस पिक्चर को देखिए, बोल रहा है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ माहिर हु प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि अपने रूफ पर क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करता है। ये देख लिया पिक्चर, आगे बढ़ते हैं। बोला इसमें से क्या है ट्रू अबाउट माहिर, माहिर के बारे में इसमें से क्या सही है, सो दैट इज बी, ही इज प्रैक्टिसिंग अ टाइप ऑफ फार्मिंग एंड इन्वायरमेंटल फार्मिंग फ्रेंडली होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीजें देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, रेघु वाज एन इंडियन फार्मर ड्यूरिंग द 1950, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म वुड हैव बीन विटनेस द 1950s, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर क्या वो पैकेज टेक्नोलॉजी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक है, या फिर एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम उस वक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कमल यूजेस HYB सीड्स एंड द केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज हिज व्हीट प्रोडक्शन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमल प्रैक्टिसिंग, वो कैसा कमल प्रैक्टिस कर रहा है, दैट इज डी, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कमल जो है, क्या वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है क्या, नहीं, कमल ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहा है, दैट इज सी, कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है HYB सीड्स वगैरह का यूज करके, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ 90th सेंचुरी यूरोप, सो वो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी, द पॉपुलेशन ऑफ डिक्रीज्ड ऑल ओवर यूरोप, क्या ये इसका सही आंसर है, यस,
ये इसका सही आंसर है क्योंकि ये फॉल्स है। उस टाइम में क्या हुई थी, इंक्रीज कर गई थी पॉपुलेशन ना, तो ये फॉल्स है। बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन, नॉट और देखना बीच ऑफ द फॉलोइंग, और कहीं वाज होगा कहीं वाज नॉट है, ठीक है। वाज नॉट एन इथनिक ग्रुप दैट इनहेबिटेड द ब्रिटिश इलिशेस इन 16th सेंचुरी, वो क्या है, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, द ब्रिटिश। वो कौन थे, द ब्रिटिश। 37 हाउ डिड नेपोलियन ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता है, एबोलिश कर दिया था प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, है ना, क्या किया था, एबोलिश कर दिया था प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रिप्लेसिंग द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड विद अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, किस लिए हुआ था ये, सो दैट विल बी नथिंग बट टू इवोक लॉयलिटी टुवर्ड्स द नेशन एंड इंस्टेड ऑफ किंग, नेशन को दो ज़्यादा लॉयलिटी, किंग को नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द 1980s एंड 1990s, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, दैट इज to help the farmer across the country as earlier policies concentrated development in the few states only, कुछ ही states में मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और करके भी क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग मॉडलाइजिंग एग्रीकल्चर, वो क्या नहीं है, सो वो दैट विल बी योर सी, इंक्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये नहीं है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट विच ऑफ दीज क्विक फिक्स द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सो वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉप पैटर्न अवे फ्रॉम द सीरियल्स, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पी एंड क्यू दिया गया है, पी में बोला डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी लैंड एयर एंड लोकल सोर्सेज, द मलयान टाइगर्स बीइंग क्लासिफाइड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपको यहाँ से बताना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दैट इज सी, बोथ पी एंड क्यू। Question number 42, the resources found in the Malay Peninsula and the various parts of Africa can be classified as biotic and abiotic basis of, कैसे, origin, सिंपल सी बात है, बेसिस ऑफ origin पे क्लासीफाई करते हैं एबायोटिक बायोटिक को। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट टू बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, कौन सा एलिमेंट नहीं है बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का, सो डी टेरिटरीज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज वेयर एबलॉइज्ड एंड द पीपल ऑफ इनकरेज एंड अमंग्स द ईच अदर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग टू द रिस्पेक्ट ऑफ द इथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम, इसमें से कौन सा करेक्ट है उसके रिगार्डिंग, तो आपको पता है दैट इज उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 59% जो थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज फॉल्स, वो क्या है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, इन चार ऑप्शन में से वो फॉल्स क्या है ना। अब वो फॉल्स क्या है, तो आप देख लो वो फॉल्स क्या है, दैट विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट रिटेन्स द पावर एंड ओवर रेवेन्यूज ऑफ द लोकल बॉडीज, ये इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, एनी चेंज इज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी उसको मिलनी चाहिए। बोले विच फीचर ऑफ फेडरलिज्म ये बता रहा है, ठीक है, कौन सा फीचर है फेडरलिज्म का, सो आप सभी को पता है ये कौन सा फीचर है, दैट इज बी, चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट यहाँ पे चाहिए ना, बोथ लेवल ऑफ चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 47, आपको पैसेज पढ़ना है, छोटा सा पैसेज पढ़ देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बिकेम द नोशन ऑन 1 जनवरी 1901 व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड लीगलाइजेशन enabling the 6 Australian colonies to collectively govern their own rights as the Commonwealth of Australia. It was a remarkable political accomplishment that had been taken in many years and the several referenda to achieve. सोर्स जो है कहाँ से लिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द नेशन म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये पूछा है कि फ्रॉम दिस वी कैन इन्फेयर दैट ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज विल बी राइट कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट टू, तो देख लो क्या हो जाएगा सही, सो वो दैट विल बी नथिंग बट बी, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल में भी कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं कंट्री डेवलपमेंट में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49,
Whatever Jawaharlal Nehru thought in the temples of independent India, the dams have already dispatched 11 million Indians, ठीक है, डिस्प्लेस कर चुके हैं वो, डिस्पैच नहीं, डिस्प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। What is an example of, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? That will be nothing but a conflicting development goal, उनके कुछ और हैं, दूसरों के कुछ और हैं। अब देखो, as 2021 India is the 6th largest economy in world but is ranked low in per capita income. What can be for this reason? वो क्या होगा? दैट इज डी, हाई पॉवर्टी के कारण, हाई पॉवर्टी। फिर से 51 नंबर में क्या बोल रहा है कि एबेंस्टाइन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंडिकेटर ऑफ दैट व्हाट एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स मीट बाय स्कूल इफ द स्कूल आर टर्निंग देयर बैक ऑन द एजुकेशन दे आर प्रोवाइडेड, क्या इट मीन्स दैट नीडेड टू एज ओवर सेल्फ इज समथिंग हैपनिंग इन आवर स्कूल एंड क्लासरूम दैट डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एजुकेशन। अब देखो क्या बोल रहा है, द रिसर्चर्स आर मोस्ट लाइकली रिफरिंग दिस फैक्टर टू इफेक्ट किस चीज को, तो दैट विल बी नथिंग, राइट, नेट अटेंडेंस रेशियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, अब देख लो ये मैप देख लो ध्यान से, ठीक है, ये मैप देख लिया, ये हिस्ट्री का मैप है। बड़े क्वेश्चन पे पॉज करके देख लो अगर अच्छे से देखना है तो। देखो PQRS मार्क किया गया, P से ब्रिटेन है, Q से ऑस्ट्रिया, R से प्रशिया और S से रशिया दिया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा, विच वन हैव बीन टेकन मार्क इनकरेक्टली, इनमें से क्या मार्क इनकरेक्टली किया गया है ना, क्या मार्क इनकरेक्ट किया गया है। सो आपको जब इसे ध्यान से देखोगे सो आपको यहाँ क्या पता चलेगा क्या मार्क इनकरेक्ट है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज QNR। QNR मार्क एकदम गलत है, ठीक है, Q ऑस्ट्रिया नहीं है और R प्रशिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, अब देखो फिर से मैप दिया गया है, आपको यहाँ ध्यान से देखना है और यहाँ पे जो है, आप रुको एक सेकेंड, मैं इसे छोटा कर देता हूँ फिर से, यस, आप इसे ध्यान से देखो, PQRS दिया गया और PQ के नाम लिखे गए, सलल, भाखड़ा नांगल, तेहरी और सरदार सरोवर। कौन सा इनकरेक्ट है इन सभी में से, तो आप सभी को पता चल गया होगा देखते ही, दैट इज कि वो जो D है ना, S जहां मार्क किया गया है और S जो है सरदार सरोवर डैम, ठीक है, दैट विल बी द इनकरेक्ट, वो सरदार सरोवर डैम नहीं है। वहाँ पे कौन सा है, राणा प्रताप सागर है ना राजस्थान में, वहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। सो इसी के साथ मैंने पूरा CBSE का जो है आपको ये जो प्रैक्टिस से पेपर आया है आज, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया SST का, ठीक है। साइंस और अदर सब्जेक्ट के भी जल्दी मैं सॉल्व करवा दूंगा, बट आपका 38 को SST था, इसे सबसे पहले मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी, कंप्यूटर वगैरह की वीडियो आएगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।